हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जामिया एयर कंडीशनर्स पर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम आपके लिए एक शानदार नॉलेजेबल वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और ए से लेके जेड तक क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। ब्लू स्टार का एसी है और इस एसी में हम आपको पूरी डिटेल में गाइस जानकारी देने वाले हैं। ये स्प्लिट एसी है और ये नॉर्मल एसी है और इसमें हम एक एक प्रॉब्लम से आपको गुजारेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। और ये देखिए, हम गैस चार्जिंग भी करेंगे। इसमें गैस सिलेंडर लग रहा है, नीचे गेज लग रहा है। ये आउटडोर यूनिट है, ब्लू स्टार का 5 स्टार एसी है। इसके इंडोर से लेके इसके आउटडोर से लेके, और ये ब्लू स्टार का एसी है, 5 स्टार है। और क्या क्या प्रॉब्लम आती है गाइस, पीसीबी कार्ड से लेके ये 5 स्टार आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं इसमें। और इसके एक एक प्रॉब्लम, फिल्टर कैपलरी से लेके इसका कंडेंसर हमने चेंज किया था, ठीक है। इसकी फिल्टर कैपलरी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सी कैपलरी इस्तेमाल करनी है आपको। और ये कवर हम ओपन कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप, कई बार ये कवर ओपन करते हैं, यहाँ फिल्टर लगे होते हैं। ये फिल्टर निकालते वक्त या दोबारा लगाते वक्त ही मिस्त्री ये फिल्टर ही कई बार तोड़ देता है, ठीक है। ये फिल्टर हमने ओपन कर रहे हैं आपके सामने। और ये फिल्टर लगाने का तरीका आसान होता है, जहां से निकाला है उसी खांचे में लगा करके ये फिल्टर दोबारा से लगाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे इसमें पीसीबी कार्ड कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, आउटपुट सप्लाई कैसे निकालता है। और हम आपको बताएंगे इसमें गाइस कि आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर की वायरिंग, पीसीबी कार्ड कैपेसिटर की वायरिंग और ये सब कुछ डिटेल में, और कूलिंग कॉइल के बारे में, फैन ब्लोअर के बारे में, ब्लोअर मोटर के बारे में बारीकी से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इस पे लास्ट तक जरूर बने रहें। ये कवर हमने ओपन कर लिया है अभी, इसके पेज खोल रखे थे और ये कवर ओपन हो गया आपके सामने। और ये कवर ओपन करते वक्त ही कई बार ये लॉक लगे होते हैं, 5 लॉक लग रहे हैं जो बैक साइड में लगे होते हैं। इन लॉक को ही मिस्त्री तोड़ देता है, ठीक है। ये लॉक लग रहे हैं गाइस, आसानी से बड़े प्यार से एसी हमने बाहर कवर ओपन कर दिया। जब लगाना होगा तब भी आपको हम दिखाएंगे। और कई बार पेच लगे होते हैं इसमें, कई बार लॉक अनलॉक नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा मिस्त्री इसमें डिफिकल्ट करता है। पीसीबी कार्ड ओपन कर लिया हमने, इसकी वायरिंग हटा दी है। और ये देखिए पीसीबी कार्ड आपके सामने है, ये देख रहे हैं आप। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल एसी है गाइस, इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल। सिर्फ इंडोर यूनिट में पीसीबी कार्ड लग रहा है, आउटडोर में नहीं है। ये कंडेंसर है आपके सामने, 1.5 MFD का ब्लोअर मोटर का कंडेंसर है, जो स्टार्टिंग देने का काम करता है ब्लोअर मोटर के लिए। यही वो कैपेसिटर है। कई बार एक कैपेसिटर वीक हो जाता है तो दूसरा लगाएंगे। ये टाइम डिले रिले आपके सामने है और ये साथ में कंप्रेसर दिख रहा है। यहाँ पे मेन सप्लाई लगेगी और यहाँ पे कंप्रेसर की वायर लग जाएगी। कई बार गलत वायर लग जाने की वजह से पीसीबी कार्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि मेन सप्लाई यहीं आएगी ना, तो पीसीबी कार्ड ऑन नहीं होगा। ये फ्यूज भी आपके सामने है, ये फ्यूज उड़ जाता है कई बार, तो क्लैममीटर को कंटिन्यूटी मोड पे हम फ्यूज चेक कर लेंगे, ठीक है। ये फ्यूज खराब हो जाता है कई बार, तो दूसरा फ्यूज लगा जाएगा। कई बार टाइम डिले रिले आउटपुट सप्लाई नहीं निकालती है, तो आपको टाइम डिले रिले चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हम आपको बता रहे हैं, ये डिस्प्ले है, इस पे डिस्प्ले पे सामने पूरा टेम्परेचर शो होगा, कितना टेम्परेचर रूम का है। और ये सेंसर हैं, सेंसर भी खराब हो जाते हैं और उसके लिए F1, F2, E1, E2 सेंसर, एयर सेंसर, कॉइल सेंसर कैसे चेक करते हैं, एक दूसरे वीडियो हमने बना रखा है, शॉर्ट वीडियो है सेंसर चेक करने का, कैसे आप सेंसर चेक करेंगे और सेंसर चेक करते वक्त कैसे क्या ध्यान रखना होता है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, एक ये सॉकेट है आपके सामने, ब्लोअर मोटर का सॉकेट है, ठीक है। और ये इसको मेन सप्लाई है इसकी, ठीक है। और उसके अलावा ये ऑटो है, ऑटो स्विच कहलाता है। स्प्लिट एसी का रिमोट गायब हो जाए तो यहीं से ऑन ऑफ होगा, जो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहां से पुश करेंगे हम, ऑन ऑफ हो जाएगा। स्प्लिट एसी में इन्वर्टर हो या नॉर्मल, सब में ये ऑप्शन होता है। डिस्प्ले नहीं होती विंडो एसी की तरह, जो सेटिंग होगी उसी पे रहेगा, बस ऑन ऑफ होगा यहाँ पे और टेम्परेचर शो करेगा।
इसके अलावा गाइस आप बने रहें इस वीडियो पे, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है बट पूरी नॉलेज की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं आपसे। ये ब्लोअर मोटर का कनेक्टर है, यहाँ पर 220 230 लाइट निकलती है, हम वो भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से लाइट निकलती है यहाँ पे। और कई बार ये लाइट नहीं निकालता तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लैममीटर से कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार ब्लोअर मोटर खराब होती है, लाइट निकलने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो पाती, कई बार यहाँ से लाइट ही नहीं निकलती है, तो जाहिर सी बात है पीसीबी कार्ड में प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे ये साइड में एक लग रहा है न्यूट्रल आएगा यहाँ पे मेन सप्लाई का। मेन सप्लाई एक तो न्यूट्रल पे आएगी यहाँ पे जो अभी बताया, और एक टाइम डिले रिले पे आएगी। टाइम डिले रिले पे जहाँ मेन सप्लाई आती है उसकी जगह अगर दूसरी लगा दोगे तो वहां से वो ऑन नहीं होगा। ये टाइम डिले रिले के बराबर में जो कनेक्टर लग रहा है ये स्टार्टिंग है, कैपेसिटर स्टार्टिंग का है। ब्लोअर मोटर का जो कैपेसिटर है उसका जो वायरिंग लगेगी यहीं पे लगेगी। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं वायरिंग करके, सब कुछ बता के आपको एक एक वायर के बारे में डिटेल से गाइस समझाने और बताने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कंडेंसर आउटडोर में कैसे लगाते हैं, एल्युमिनियम का कंडेंसर होता है, दूसरा कैसे लगाते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या सब कुछ हम आपको डिटेल में गाइस समझाने और बताने वाले हैं। इस पीसीबी कार्ड की अभी वायरिंग करके दिखाएंगे, फिर वायरिंग से हटा के दोबारा दिखाएंगे और हम आपको फिर डिटेल में बताने वाले हैं। ये दोबारा से ये आईसी हैं, 3-4 आईसी लग रही है। अगर ये आईसी में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर पीसीबी कार्ड ही डैमेज हो जाता है। तो इस वीडियो पे हम आपको गाइस बड़ा समझाएंगे, वायरिंग के बारे में डिटेल में बताएंगे। ये दोबारा से हम आपको बता रहे हैं टाइम डिले रिले है, ये फैन का ब्लोअर कैपेसिटर है, ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर है 1.5 MFD का। इसके अलावा ये फ्यूज लग रहा है, ये सारी चीजें मैकेनिक खुद चेंज कर देता है, ठीक है। फ्यूज खराब हो जाए, टाइम डिले रिले खराब हो जाए, कैपेसिटर स्टार्टिंग ना दे हमारी ब्लोअर मोटर को, हाथ से ब्लोअर को घुमा रहे हैं तो ब्लोअर चल रहा है लेकिन अपने आप नहीं स्टार्ट हो रहा, हाथ से थोड़ी स्टार्टिंग देते हैं तो ब्लोअर चल पड़ता है। ये जैसे ऑटो स्विच है, यहाँ पे हम पुश करते हैं एसी ऑन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम आपको अब वायरिंग करके दिखाएंगे, बताएंगे। आप इस वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है गाइस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये वायरिंग करेंगे, कंप्लीट वायरिंग आपको हम दिखाएंगे और कैसे वायरिंग होगी और वायरिंग करने के बाद में कैसे ये लाइट निकलती है ब्लोअर मोटर के लिए, और वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी मेन सप्लाई है, ठीक है, ये हमारी मेन सप्लाई है जो एसी पे मेन सप्लाई आ रही है, ठीक है। देखिए ये फेस है, लाल कलर हमेशा फेस के लिए यूज होता है। ये टाइम डिले रिले पे दे दिया हमने फेस, और न्यूट्रल की जगह हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। जो साइड में न्यूट्रल लग रहा ना वहां पे न्यूट्रल चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल चला गया। कई बार जो फेस हमने दिया ना वो गलत दूसरे थिम्बल पे दे देते हैं तो एसी ही ऑन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमने जहां देना था वहां दे दिया। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने गलत वायरिंग कर दी, टाइम डिले रिले के दूसरे पॉइंट पे मेन सप्लाई दे दी तो एसी ऑन नहीं होगा। ये आउटपुट सप्लाई जा रही है यहाँ से, ये वाली जो वायर है ये आउटडोर के लिए जा रही है, ठीक है, कनेक्टर से जो लगी हुई है। अभी हमने मेन सप्लाई लगा दी है। उसके अलावा आउटपुट जो वायरिंग है, देखिए ये देखिए आप, न्यूट्रल से डायरेक्ट न्यूट्रल चला जाएगा, इस कनेक्टर से डायरेक्ट जाएगा ये बिल्कुल, ठीक है। और जो ये दूसरा वायर है इसका टाइम डिले रिले पे लगा देंगे हम, जो आउटपुट सप्लाई जा रही है, ठीक है, कनेक्टर पे। अब 3 मिनट बाद आउटडोर स्टार्ट होगा गाइस। न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया, फेस टाइम डिले रिले से 3 मिनट बाद जा रहा है, ठीक है। अभी ये देखिए ट्रांसफार्मर की वायर है, ट्रांसफार्मर की वायर सॉकेट है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर बैकअप का काम करता है, पीसीबी कार्ड को ऑन करता है। ये ट्रांसफार्मर की हमने वायर लगा दी है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सब कुछ चला के दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये काम करता है। और ब्लोअर मोटर की वायर हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए आप, ये स्टार्टिंग वायर है उसकी, ब्लोअर मोटर की जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो लग रहा है ना 1.5 MFD का, ये उसका कनेक्टर है। स्टार्टिंग जो वायर है ब्लोअर मोटर है जो उसको स्टार्टिंग देने का काम करती है, वो साइड में लग गई, ठीक है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये कनेक्टर है, ठीक है, जो हमारी ब्लोअर मोटर का कनेक्टर था गाइस, ठीक है। ये इसके साइड में लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी हम लगा के चला के दिखाएंगे, फिर हटा के भी दिखाएंगे, और क्या एरर आता है सामने वो भी हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं, ठीक है।
ये स्विंग मोटर की वायर है, ठीक है, स्विंग मोटर, एक तार इसका कट रहा है बीच में से, स्विंग मोटर की वायर है जो फ्लो को अप डाउन करेगी, ठीक है। अब ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये सेंसर है, कॉइल सेंसर है, एयर सेंसर है। एयर सेंसर गाइस रूम टेम्परेचर को सेंस करता है, कितना रूम के अंदर टेम्परेचर है, और जो हमने सेट कर रखा उसी पे ऑटो कट करेगा, ठीक है, आउटपुट सप्लाई निकालना बंद कर देगा। कॉइल सेंसर क्या है कि जो कॉइल का टेम्परेचर होता है उसको सेंस करता है, ठीक है। अभी ये वायरिंग हमने कर दी आपके सामने, इसको ऑन करेंगे, चलाएंगे, दिखाएंगे, और फिर एक एक आइटम हटा करके हम दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करता है। 25 टेम्परेचर है, रिमोट इसका है नहीं, अभी ब्लोअर चल जाएगा 1-2 सेकंड में। ये देखिए स्टार्ट हो गया है, ब्लोअर स्टार्ट हो गया। अभी 25 टेम्परेचर है, सर्दी का मौसम है, इसकी वजह से रूम का टेम्परेचर नीचे है, 25 से नीचे है। अभी ये आउटपुट सप्लाई नहीं निकालेगा क्योंकि सर्दी का मौसम है। या तो ये टेम्परेचर आपको नीचे करके लाना पड़ेगा 16 पे, या अगर रिमोट नहीं है तो आप इस तरीके से हाथ से सेंसर को, जो एयर सेंसर है उसको हाथ से हम दबा लेंगे ताकि हमारे हीट, हाथ की जो हीट है उसकी वजह से जो एयर सेंसर पे टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर ये आउटपुट सप्लाई निकालेगा। 25 टेम्परेचर है, जब तक 26, 27, 28 नहीं हो जाएगा टेम्परेचर इसका, तब जाके आउटपुट सप्लाई निकालेगा। हमने इसको हाथ से पकड़ रखा है और अभी देखिए ये आउटपुट सप्लाई निकालेगा। और किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, आउटपुट सप्लाई निकाल के ये कूलिंग चेक करेंगे, और एक एक आइटम को दोबारा से हम हटाएंगे पीसीबी कार्ड पे कि सेंसर खराब होने पे क्या एरर आता है, फैन मोटर हटाएंगे किस तरीके से एरर आता है, और किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कूल मोड पे है, ठीक है, और 25 टेम्परेचर है आपके सामने, और यहाँ पे देखिए फ्लो आ रही है। कई बार ना कूलिंग नहीं करता सर्दियों में, और रूम की जो एयर होती है ना, रूम की एयर वही काफी चिल्ड होती है, ठीक है। ये देखिए आउटडोर पे आ गए हम, आउटडोर अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये फ्लो आ रही है, देखिए आउटडोर स्टार्ट हो गया है और आउटपुट इसने सप्लाई निकाली है, और ये डिस्चार्ज है और ये इसका सक्शन पाइप है, ठीक है। ये देखिए सक्शन पाइप है, ये डिस्चार्ज है, और इसका गेज भी घटना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। गैस इसमें ऑलरेडी डल रही थी। R22 पे बैक प्रेशर होगा हमेशा 65 से 70, और स्टैंड का बैक प्रेशर होगा 150, 160, ठीक है। और अगर गैस कम है तो उस पर क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इसमें HPLP नहीं होता गाइस, ठीक है। 3 फेज के यूनिट में HP और LP यूज होता है, इसमें तो रेगुलर चलता रहेगा हमारा। देखिए आइस आ गई है डिस्चार्ज पे, अभी डिस्चार्ज पॉइंट पे आइस आ गई है, और ठंड का मौसम है एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा हेड प्रेशर बढ़ने में भी टाइम लगता है। आउटडोर का कवर खोल के हम आपको दिखाएंगे, आउटडोर का कवर खोल के भी। ये देखिए रोटरी कंप्रेसर है, GMCC कंप्रेसर लग रहा है रोटरी, ठीक है। ये 1.5 टन का एसी है आपके सामने, और 5 स्टार एसी है, इसलिए आपको 2 टन का सा एसी महसूस हो रहा है, ठीक है। हमारी मेन सप्लाई की जो वायर थी इस कनेक्टर पे लग गई है, आप देख रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। कैपेसिटर बेस पे वायरिंग हो रही है आपके सामने, और ये रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है गाइस, इंटरनल ओवरलोड लगा होगा। 1 टन से एसी जो कंप्रेसर स्टार्ट होता है 1 टन से, इंटरनल ओवरलोड स्टार्ट हो जाता है। इसके टर्मिनल पे क्या होता है, कई बार इसके थिम्बल जल जाते हैं, कई बार ये टर्मिनल से कोई पॉइंट उड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो हम चेक कर लेंगे। कई बार टर्मिनल से कंटिन्यूटी नहीं बोलता, अगर कंप्रेसर गर्म है तो फिर वो ठंडा करके कंटिन्यूटी बोलेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है गाइस, ये जो कंप्रेसर है ओनली रनिंग बेस पे चल रहा है हमारा, इसकी वायरिंग भी बड़ी आसान होती है, और इसका बहुत डिफिकल्ट मामला नहीं है, इन्वर्टर के मुकाबले बहुत नॉर्मल है। इसमें कंप्रेसर में ओनली 4 ही प्रॉब्लम आती है, मैं पहले वीडियो में आपको शेयर कर चुका हूं। इसका इंटरनल ओवरलोड है, ओवरलोड से ट्रिप मार जाएगा और ये कंटिन्यूटी नहीं बोलेगा। कंप्रेसर को आप ठंडा करेंगे, कंप्रेसर को ठंडा करके बहुत ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसकी कंटिन्यूटी ओपन हो जाएगी। आपको हम दिखा रहे हैं इसका, ये रेडिएटर हमने एल्युमिनियम का था, यहाँ पे हमने कॉपर का रेडिएटर चेंज करा है, ठीक है। और इसके फिन्स खराब हो गई थी, लीकेज हो गया था एल्युमिनियम का, और हमने दूसरा रेडिएटर चेंज करा। आप देख रहे हैं इसकी वायरिंग बड़ी सिंपल होती है। मेंस जो कॉमन होता है हमारा वो डायरेक्ट चला जाता है कंप्रेसर के लिए। और ये देखिए गेज है, गेज पे अभी शो कर रहा है कितना, अभी ये 50-60 शो कर रहा है गेज पे, ठीक है। हम इस तरीके से चला करके भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, इसकी वायरिंग का तरीका बताने वाला था कि कॉमन हमारा डायरेक्ट चला जाएगा कनेक्टर से, और रनिंग के थ्रू हमारा कॉमन
डायरेक्ट चला जाएगा और रनिंग जाएगा कैपेसिटर से और स्टार्टिंग भी कैपेसिटर से जाएगा। और इसके अलावा क्या होता है गाइस, इसकी जो फिल्टर कैपिलरी है, हमने ये 1.5 टन का यूनिट है, 0.70 की 1 फुट कैपिलरी हमने इस पे लगा रखी है, 0.70 की, क्योंकि कंपनी की जो कैपिलरी थी वो चेंज हो रखी है, अभी फिल्टर भी चेंज है, कैपिलरी भी चेंज है। एक डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूं नॉर्मल एसी के लिए, कोई भी कंपनी का एसी है, कोई भी कंपनी का एसी है, अगर ये डाटा आप यूज करते हैं तो स्प्लिट एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। 1.5 टन का एसी है, 0.70 की 1 फुट कैपिलरी लगाओ, 0.70 की 1 फुट 1 कोर में, सिंगल कोर में। और अगर 2 टन का एसी है तो 0.70 की 2 फुट कैपिलरी लगा दो 1 कोर में, सिंगल कोर में। वो एसी मस्त कूलिंग करेगा और अच्छी रिटर्न आएगी, अच्छा बैक प्रेशर रहेगा, लोड भी नॉर्मल लेगा, कंप्रेसर हेड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और ये एसी बहुत अच्छे से कूलिंग करेगा। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं गाइस, सक्शन पे रिटर्न आना कंपलसरी होता है। अगर रिटर्न हल्की आ रही है तो एक कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारेगा। रिटर्न हल्की आने के कई कारण होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कई बार गैस कम होगी या गैस पूरी है लेकिन रेडिएटर चौक होगा या फैन मोटर की स्पीड कम होगी, ठीक है, उसकी वजह से हेड प्रेशर बढ़ेगा और कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारेगा। कई बार क्या होता है, कैपेसिटर वीक होता है, वो स्टार्टिंग नहीं दे पाता कंप्रेसर को, उसकी वजह से भी वो बार बार ट्रिप मारेगा। कई बार क्या होता है, लाइट कम आ रही होती है, ठीक है, लाइट वोल्टेज चेक करना है आपको, 200 से भी नीचे वोल्ट आता है, 180 170 आता है तो इसका लोड बढ़ेगा और बढ़ते 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 क्या है कि कंप्रेसर ज्यादा लोड लेगा और जिसकी वजह से ट्रिप मारेगा। इसके अलावा और भी कई रीजन होते हैं, मैंने आपको अभी शेयर किया, फैन मोटर की स्पीड कम है या रेडिएटर चौक है या फिल्टर कैपिलरी चौक है या फिर क्या नाम है कि गैस कम है या जो इसका वोल्ट की प्रॉब्लम है या कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम के कारण ही हमारा एसी बार बार ट्रिप मारेगा और वो कूलिंग नहीं करेगा। फिल्टर कैपिलरी चौक है, उसकी क्या पहचान है कि स्टैंड में गैस पूरी दिखाएगा, पूरी 150 160, लेकिन रनिंग में क्या है कि वही गैस 10-20 शो करेगा। 10-20 जहां गैस आ रही है तो वो क्या है, गैस सर्कुलेशन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये गैस माइनस में जाती है, 10-20 शो करती है। और जब हम एसी बंद कर देते हैं तो वही गैस 150 160 शो करती है। तो इसकी सिर्फ एक पहचान है, ओनली फिल्टर चेंज करने से भी यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई बार कैपिलरी को चेक कर लें आप, मुंह से उसमें एयर खींचें, अगर एयर आ रही है तो कैपिलरी सही है, इसके अलावा फिल्टर चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो यूनिट है नॉर्मल यूनिट है, इसका कंप्रेसर रेगुलर चलेगा। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होगा अंदर यूनिट पे तो ये बाहर आउटडोर पे बंद हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये सक्शन वाल की अगर बात करें तो यहां से कई बार हम इसको खोलते हैं या बंद करते हैं तो यहां से लीकेज दिखता है, ठीक है, लीकेज शो होने लगता है। कई बार इसको खोलते हैं या बंद करते हैं तो लीकेज हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको पर टेफनेल टेप लगा करके और इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है गाइस, अंदर की तरफ से लीकेज हो जाता है, ठीक है, यूनिट यहां से माइनर लीकेज मिलेगी। कई बार आप बड़ा मैकेनिक परेशान हो जाता है, यहां से बैंड से लीकेज होता है। कई बार अगर बैंड से लीकेज होता है, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, कभी भी ब्रेजिंग करके लीकेज बंद नहीं होगी। एक जगह से बंद करोगे आगे से बढ़ जाएगी, आगे से लीकेज हो जाएगी। तो बैंड लीकेज को बंद करने के लिए आपको दूसरा बैंड लगाना पड़ेगा, एलओ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बैंड बना हुआ, यहां से कटिंग करो, यहां से कटिंग करो और इसको ब्रेजिंग कर दो और ये बैंड चेंज कर दो तो इसका समाधान है। अन्यथा ये बैंड आप ब्रेजिंग करेंगे, गैस डालेंगे लीकेज चेक करके और फिर 1-2 दिन बाद आगे से तिड़ा हुआ, आगे से क्रैक होते होते वो लीकेज बढ़ती रहती है गाइस। तो बैंड आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है, नया बैंड, मतलब किसी भी पाइप का बैंड काट करके आप ब्रेजिंग करके इस पे लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा गाइस हम आपको बता रहे हैं इस यूनिट में क्योंकि ये नॉर्मल एसी है तो इसकी फैन मोटर भी एसी मोटर है, ठीक है, एक डीसी मोटर होती है, एक एसी मोटर है, ठीक है, न्यूट्रल फेस जाएगा डायरेक्ट और कैपेसिटर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं इस यूनिट में
आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप, यहाँ पे हमने ब्रेजिंग की थी, ठीक है, ये ब्रेजिंग की थी, ठीक है। ये रेडिएटर हमने नया लगाया था, इसमें यहाँ से एल बना करके नहीं, हमने यू टर्न करके और यहाँ पे ब्रेजिंग कर दी, ठीक है। यहाँ इसकी फ्लो पीछे से आएगी, पीछे से सक कर रहा है, आगे डस्ट कम मिलेगी, पीछे ज्यादा मिलेगी। तो कई बार आप जब सर्विसिंग करते हैं तो गाइस पीछे की तरफ पहले फ्लो मत मारें, पहले अंदर से साफ करें, फिर पीछे से साफ करें। और ये मैंने जो थूक लगाया है यहाँ पे, ये आपको बता रहा हूं, हेड प्रेशर जब बढ़ता है ना तो यहाँ पे थूक झनझना करके नहीं नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हेड प्रेशर चेक करने का एक आसान नुस्खा यही होता है कि आप उसके डिस्चार्ज पाइप पे थोड़ा सा थूक लगाएं। अगर वो ऐसे ऐसे करके फेंक नहीं रहा, उसको पाइप से जड़ा करके दूर नहीं फेंक रहा है, तो इसका मतलब हेड प्रेशर नॉर्मल है। हेड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ये रेडिएटर चौक हो जाएगा, हेड प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि हीट नहीं निकलेगी इसकी, ठीक है। या इसकी फैन मोटर की स्पीड कम होगी, हेड प्रेशर बढ़ेगा। स्पीड कम होने का रीजन क्या होता है, फैन मोटर का कैपेसिटर वीक हो सकता है, ठीक है। हेड प्रेशर बढ़ने से क्या नुकसान होगा, कहीं ना कहीं से गैस लीकेज करेगा, कहीं ना कहीं से गैस लीकेज होगी। इसलिए सर्विस साल में 2 बार कम से कम कस्टमर को कराना चाहिए, सीजन के स्टार्टिंग पे और सीजन के ऑफ पे, ठीक है। और ये फिन्स जो होती है ना, ये क्या होती हैं कि ये सारी गर्म होती हैं, इनकी वजह से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। हेड प्रेशर बढ़ने से नुकसान ये होगा, कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो सकता है, ठीक है। कंप्रेसर का प्रेशर डाउन होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। ये जो एल्वो लग रही है बराबर में या उधर एल्वो है, लीकेज हमेशा मोस्टली 99% यहीं पे मिलेगी आपको, बीच में लीकेज नहीं मिलती है। ऐसे ही कूलिंग कॉइल पे भी जो लीकेज मिलती है ना गाइज, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे मिलेगी, जहां ये एल्वो यू टर्न बन के, ये यू टर्न बन के जो लग रहा है ना कॉपर पाइप ब्रेजिंग हो रहा है हमारा, यहां पे लीकेज मोस्टली 99% कम मिलती है और बीच में कूलिंग कॉइल पे कम लीकेज होती है, ठीक है। जब भी हम लीकेज चेक करेंगे इंडोर और आउटडोर में, यहीं पे देखेंगे, इधर की साइड में और उधर दूसरी साइड में। यहाँ पे ये प्लास्टिक का कवर लग रहा है जो, ये हट जाएगा, ठीक है। तो लीकेज हमारी बीच में कम मिलती है। अगर बाई चांस बीच में से लीकेज मिल जाए, नोच प्लास से हम क्या करेंगे, इसको फिन्स को हटा लेंगे, रेगमार से घिसके नहीं, उसके बाद यहां से हम ब्रेजिंग कर देंगे। कई बार गाइज क्या होता है, एक कॉइल हमने ब्रेजिंग की, फिर उससे अगली कॉइल लीकेज हो जाती है या वो थोड़ा आगे से लीकेज हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस कूलिंग कॉइल को चेंज कर देंगे। कूलिंग कॉइल को चेंज करेंगे तो कस्टमर से हमें टाइम लेना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का टाइम चाहिए और कोई भी कस्टमर वेट नहीं करता है। तो इस स्थिति में कूलिंग कॉइल डैमेज हो जाती है, तो इस स्थिति में आपको नया इंडोर लगाओ। आप सिलेक्ट दो कस्टमर के लिए ऑप्शन दो कि नया इंडोर लगवा लो सर, तो वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर कस्टमर राजी नहीं होता है तो आप कूलिंग कॉइल ये पुरानी निकाल के असेंबल्ड करवा के एक दूसरी कूलिंग कॉइल उनके लिए आप प्रोवाइज करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज हम आपको बता रहे हैं, ये जो आप ब्रेजिंग करेंगे यहाँ पे, तो प्लास्टिक का होता है सारा, वो ध्यान देना होगा। ब्रेजिंग करते वक्त कोई किट पिघले नहीं, कोई ट्रे, ये ट्रे होती है नीचे वाटर ट्रे, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक का आइटम पिघलने नहीं आए। कूलिंग कॉइल को चाहे ओपन करके बाहर निकालना पड़े, पर ब्रेजिंग करते वक्त कोई भी प्लास्टिक का आइटम पिघलने नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बता रहे हैं आपको, ये यहाँ पे भी एक ट्रे बनी होती है, एक ट्रे नीचे होती है वाटर ट्रे, एक बैक साइड में होती है, ठीक है, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बैक साइड की ट्रे जब चौक हो जाएगी ना, उसमें डस्ट ज्यादा आती है तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। एक ट्रे यहाँ पे है, ये यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है, कई बार ये चौक हो जाती है तो बाहर आउटपुट्स पानी नहीं निकलता है। एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो ड्रेन पाइप है ना, ड्रेन पाइप, ठीक है, ये ड्रेन पाइप कई बार क्या होता है, बैक साइड में इसमें और पाइप जुड़ा होता है, तो इसमें बैक साइड में ये किसी टब में डूबा होता है, जिसकी वजह से सांस नहीं मिलती, तब भी पानी इसमें से ट्रे में से निकलता है पानी। कई बार क्या होता है, हम इसमें से फूंक मार करके नहीं देख लेंगे, ठीक है, इसमें फूंक मार करके जो डस्ट होती है वो कई बार निकल जाती है। पूरे यूनिट को खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। ड्रेन के लीकेज सोल्व करने के लिए इसमें फूंक मार सकते हैं, तब भी सोल्व हो जाएगी। ये हमारा ब्लोअर है ना, जो ब्लोअर,
ठीक है। ये ब्लोअर कई बार ब्लिंकिंग क्या, कई बार ये ब्लोअर जो है ना वाइब्रेशन करता है, ठीक है। बीच में से इसकी फिश टूट जाती हैं, ठीक है। जब फिश टूट जाएंगी तो ये वाइब्रेशन करेगा और हमारा यूनिट हिलने लगेगा और आवाज आएगी। कई बार बुश खराब हो जाता है, इधर साइड में बुश लग रहा है इसका। हमने दूसरी वीडियो में बाकायदा डिटेल में आपको दिखाया कि इस तरीके से बुश खराब हो जाता है और ये बुश चेंज आप आराम से कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मोटर जो लग रही है ना, ब्लोअर मोटर, इसके बेरिंग खराब हो जाते हैं या इसके बुश से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये ब्लोअर मोटर रिपेयरेबल नहीं होती गाइस, ये ब्लोअर मोटर कभी भी रिपेयर नहीं होती, आप न्यू मोटर लगाएंगे। और ये ब्लोअर मोटर के ऊपर जो कवर लग रहा है ना, इसको लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये जो कूलिंग कॉइल का पानी गिरता है ना, ब्लोअर मोटर के कवर पे गिरता है और फिट ट्रे में आता है। कई मैकेनिक क्या करते हैं, ब्लोअर मोटर लगाते हैं लेकिन कवर फिट नहीं करते हैं। कवर फिट नहीं करोगे, अगले दिन आपके हाथ में आ जाएगी मोटर खराब होके, ठीक है। इसलिए कवर लगाओ और प्रॉपर लगाओ। कई बार कवर लगाते वक्त इसको चटका देता है मिस्त्री, कवर तोड़ देता है, तो बड़ा नुकसान ये रहेगा, ब्लोअर मोटर पे बार बार पानी गिरेगा और आप मोटर चेंज करते करते थक जाओगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं ट्रांसफार्मर है, ये तो आपके सामने है ही। इसका क्या फायदा होता है, अगर ट्रांसफार्मर खराब है तो पीसीबी कार्ड ऑन नहीं होगा, आप दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आप इसको आउटडोर में बता रहे हैं। देखिए ये ब्लू कलर की जो वायर है ना, ये कॉमन है, इसके जो टर्मिनल पे जा रही है, डायरेक्ट जा रही है, ठीक है। ब्लू कलर की जो वायर है ये इसकी कॉमन पॉइंट है। और इसके अलावा एक दो वायर इसकी कैपेसिटर से जा रही है, ठीक है। ये देखिए आप, मेन सप्लाई आएगी हमारी यहाँ पे कनेक्टर पे, अब कॉमन चला गया डायरेक्ट। और इसका जो रेड वाली वायर है ये हमारी इसमें रनिंग है, क्योंकि जो मेन सप्लाई जा रही है कैपेसिटर पे, उसके साथ से जो वायर बनेगी वो रनिंग बन जाएगी। ये देखिए मेन सप्लाई जा रही है ये वाली रेड वाली वायर, और इसके साथ से जो जाएगी कैपेसिटर के साथ से जो बन के जाएगी वो रनिंग कहलाएगी। और कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से जो बनेगी, ये जो येलो कलर की वायर है ना, पीले कलर की, ये कैपेसिटर के दूसरे छोर से बन रही है, ये इसकी रनिंग स्टार्टिंग वायर बन जाएगी, ठीक है। कॉमन डायरेक्ट चली गई, ठीक है। उसके अलावा ये हमारी स्टार्टिंग वायर है। तो कैपेसिटर बेस की वायरिंग आसान होती है। ये जो आपको ब्लैक कलर की वायर नजर आ रही है, फैन मोटर पे जा रही है। ये मेन सप्लाई से दोनों वायर न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट जा रहे हैं, फैन मोटर जो लग रही है और कैपेसिटर उसके साथ में लगा हुआ है। तो ये वायरिंग बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कई बार कैपेसिटर वीक हो जाता है तो कंप्रेसर लोड ज्यादा लेगा, कई बार कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आप दूसरा कैपेसिटर लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1.5 टन के कंप्रेसर है जो, उस पर कितना एमएफडी का कैपेसिटर लगता है, 50 एमएफडी का। 1 टन का अगर यही कंप्रेसर है, यूनिट है, तो 30 एमएफडी का कैपेसिटर लगना है। अगर 2 टन का यही रोटरी कंप्रेसर है तो 60 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर यूज होगा। तो ये हम आपको नॉलेज दे रहे हैं गाइस। ये देखिए इसका एक्यूमुलेटर है और ये सक्शन का पाइप है, ठीक है। सक्शन का पाइप यहां से आया और यहां से कई बार लीकेज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेंड से मैंने पहले भी बताया था। तो लीकेज होने पे गाइस अगर आप ब्रेजिंग करेंगे तो अगले दिन दूसरी जगह से लीकेज मिलेगा आपको, इसलिए बेंड को आप चेंज कर दो। ये जो यू टर्न का बेंड है इसको हम दूसरा लगा देंगे, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर पे ये यहां से आ रहा है, वो आप देख रहे हैं। ये कई बार हम ब्रेजिंग करके एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो आपको हम बता रहे हैं। ये सक्शन की जो वाल है इसमें भी हमने आपको बताया, फ्लेयर नेट कई बार तिड़ जाता है, क्रैक हो जाता है, ठीक है। कई बार फ्लेयर खराब हो जाता है, कई बार ये सक्शन की वाल है, जो ये डिस्चार्ज की जो वाल है ये लीकेज हो जाती है, तो टेफनेल टेप लगा करके आप उसके ऊपर नट टाइट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये डिस्चार्ज जो पाइप है आपके सामने दिख रहा है, ये भी कई बार बैंड से लीकेज हो जाता है, तो इसका भी बैंड आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा गाइस हम आपको बता रहे हैं, ये यूनिट में लगभग हमने आपको जानकारी दे दी है। और ये टर्मिनल से कई बार क्या होता है, इसका टर्मिनल आपस में एक टर्मिनल भी उड़ जाए या एक टर्मिनल से भी लीकेज होने लगे। कई बार जो लीकेज होती है ना, टर्मिनल से गैस लीकेज होती है गाइस, इसलिए टर्मिनल के पॉइंट को खोल करके आप यहां से भी गैस चेक कर सकते हैं लीकेज, ठीक है। तो अगर वहां से लीकेज है तो फिर वो कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ये इसका रेडिएटर था, एल्युमिनियम का रेडिएटर था, और हमने इसको क्या करा, चेंज करा, नया लगाया इसकी जगह, क्योंकि ये लीकेज था। एल्युमिनियम के रेडिएटर आपको गोदरेज के केमिकल से भी आप लीकेज बंद नहीं कर सकते। जो फ्रिज को लीकेज को आप बंद करते हैं ना, फ्रीजर को, कूलिंग कॉइल को, फ्रिज की कूलिंग कॉइल होती है
वो बंद हो जाएगी क्योंकि उस पर 10-12 बैक प्रेशर होता है रनिंग में, लेकिन यहां तो 250 तक बैक प्रेशर जाता है, हेड प्रेशर। ये ब्रेजिंग करवाओगे, रिकम्प्लेंट आपके सामने खड़ी रहेगी। आसान सा ऑप्शन होता है गाइस कि आप इस रेडिएटर को चेंज कर दें, दूसरा नया कॉपर का रेडिएटर लगाएं, जैसे हमने अभी लगाया है। रेडिएटर चेंज करते हैं तो क्या ध्यान रखना है आपको, वो हम आपको बता रहे हैं। जो रेडिएटर होगा वो सेम लाना होगा आपके लिए, ठीक है। ये एल्युमिनियम की जो वैलिडिटी होती है, एक्चुअल में ये रेडिएटर की वैलिडिटी होती है 2 से 3 साल में ये लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले जो नॉर्मल एसी आते थे वो लीकेज करते थे, एल्युमिनियम के रेडिएटर आते थे, बट अभी तो कॉपर के रेडिएटर आ रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपके सामने है। तो ये जो फिन्स होती हैं इसकी झड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा जो रेडिएटर लेना है ना, आपको इस तरीके से नाप के लेना है, ठीक है। सेम रेडिएटर लेके आना है। 19-20 का अगर फर्क होता है ना तो वो चल जाएगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है इसमें भी, वो ज्यादा बैंड हो रहा है कॉपर वाला और ये कम बैंड हो रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम इंच टेप से नाप लेंगे, या तो इस हिसाब से आप रेडिएटर ला सकते हो, या पुराना रेडिएटर आप ले जा करके उसके हिसाब से कम जो है ना उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, उसकी हाइट, ये सारी चीज देख करके आपको दूसरा रेडिएटर परचेज करना है, कंडेंसर। अगर आप बड़ा छोटा ले आते हैं तो वो कंडेंसर फिट नहीं होगा और आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, या फिर इस तरीके से रख करके इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख करके नहीं, और यहां से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से पूरा एक तरीके से लंबाई भी क्लीन है इसकी, क्योंकि इसका जो पाइप है ना, ये वाला पाइप देखिए यहां आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक हमारा वो पाइप डिस्चार्ज जुड़ भी रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगा करके, या फिर पुराना रेडिएटर ले जा करके नहीं, उसके अनुसार आप दूसरा कंडेंसर परचेज कर सकते हैं। रेडिएटर कभी भी लीकेज हो जाए गाइस तो रिस्क मत लेना, आप कॉपर का रेडिएटर लगाओ, कस्टमर भी खुश और आप भी खुश, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं हम, क्योंकि कॉपर का रेडिएटर कहीं पे भी लीकेज होगा ना कॉपर वाला, तो हम उसको ब्रेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो लाइफ टाइम का सौदा है। लेकिन ये जो एल्युमिनियम का रेडिएटर है, एक जगह से लीकेज बंद करोगे दूसरी जगह सामने आपके निकल के आ जाएगी। तो गाइज उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, और इस तरीके के वीडियो हम आगे भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, एक से एक शानदार वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो इस वीडियो पे अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये ब्लोअर मोटर हमने चला दिया है, देखिए ये पीछे से एयर सक करती है, तो जाहिर सी बात है जो डस्ट होगी ना वो बैक साइड में ही होगी, तो पीछे से एयर सक करेगी, आगे फेंकेगी, डस्ट बैक साइड में ज्यादा होगी। जब भी आप सर्विसिंग करें तो पहले वाटर प्रेशर पंप से अंदर की तरफ से प्रेशर मारें ताकि पीछे की डस्ट पीछे की तरफ निकल जाए। अगर आपने पीछे प्रेशर मारा तो पीछे की डस्ट फिन्स में अंदर घुस जाएगी और वो डस्ट निकल नहीं सकती, ठीक है। डस्ट होती है, कई बार जाले होते हैं तो वो फिन्स में अंदर चले जाते हैं। तो सर्विसिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना होता है कि हमेशा जहां से डस्ट सक हो रही है ना उसके अंदर से प्रेशर मारना है ताकि वो डस्ट पीछे के पीछे निकल जाए।